वूंड मेडल एक ऐसा मेडल है जो हर सोल्जर अपने खून दे के कमाता है। मुझे ऐसे ही बनना था। मेरे दिमाग में मैंने ये लिख लिया है कि किसी न किसी दिन मुझे भी इस राष्ट्र के लिए, इस महान देश के लिए कुछ न कुछ करना है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट था, 150 गज की दूरी पे वो लोग रहते थे। अक्सर फायर एक्सचेंज होता था हमारा। देश का हर कोना, सियाचिन से लेके अंडमान तक, मैंने पूरा जगह हिंदुस्तान का देख चुका हूँ। आपका एक गलत डिसीजन उनके लिए मौत बन सकता है, फिर उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। Hello, I am Colonel Sham. I am a Kargil veteran, paratrooper, possibilitarian and a pathfinder. I work with leaders in developing their resilience and warrior mindset in them. मेरी अधिकतम जिंदगी फौज में गुजरी है। चलिए आज आपको उसी फौज के जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता हूँ। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और जब 1 साल का था, आई हैव लॉस्ट माई फादर, मेरा पिताजी का देहांत हो गया था। I was brought up by my mother and जैसे नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं उसी तरीके से मैंने भी अपना पढ़ाई की। पूरी पढ़ाई मेरी 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब हैदराबाद में हुआ था। आम नागरिक या आम बच्चा जैसा होता है वैसा ही मैं भी था। आई वॉज एन एवरेज चाइल्ड, नॉर्मल स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बॉय। पर मेरे में एक खासियत थी, मैं जो बताता था, मेरा या तो मेरा प्रोफेसर, मेरा कॉलेज टीचर, मेरा स्कूल टीचर या मेरा दोस्त जो भी बताते थे, आई यूज्ड टू ग्रास्प इट एट द फर्स्ट इंस्टेंट। मेरे को पहली बार अगर एक बार वो बता देता है तो उसी को मैं अपना दिमाग में बिठा लेता था। वहाँ से शुरू हुआ है मेरी ज़िंदगी। क्लास में 1st to 5th रैंक्स के बीच में मेरा होता था। एंड व्हेन आई पास्ड आउट इन माय 10th स्टैंडर्ड, 10वीं कक्षा जब मैंने पास किया था, मेरा रैंक 2nd था स्कूल में। वही हमने कंटिन्यू किया +2 में। आई वाज इन फर्स्ट 4 इन माय +2। सब्सिक्वेंटली इन ग्रेजुएशन में रैंक नहीं आया था, मतलब पहले 1 से लेके 5 के बीच में रैंक वैंक कुछ नहीं था, लेकिन डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स में मैं एक था। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स में मैं भी एक था। तो इस तरीके से मेरा शुरुआत हुआ था। जब मेरा 1 साल का उम्र था, जब मेरा पिताजी गुजर गए थे, दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड माय लाइफ विथ माय मदर। व्हेन आई रीच माय 3rd स्टैंडर्ड, एक अजीब सी घटना हुई। माय मदर, मेरी माँ ने मुझे एक किताब खरीद के दिया था। दिस वाज अबाउट शिवाजी और उनके कारनामे के ऊपर अमर चित्रकथा नाम की कॉमिक्स ने एक किताब निकाली थी। माय मदर बॉट दैट बुक टू मी एंड गेव इट टू मी। उस किताब ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं ऑलमोस्ट शिवाजी को पूजा करने लग गया था। शिवाजी हैज़ बिकम अ गॉड टू मी। वो ऐसा लग रहा था मेरे को कि शिवाजी मेरा भगवान है। आई वॉज सो इंट्रीग्ड। मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना, मतलब वो सोच के ही मेरे को इतना खुशी महसूस होती थी कि शिवाजी कैसे करते थे ये, हाउ कुड ही डू इट, वो कैसे कर सकते थे ये, इतने बच्चों को, इतने बंदों को एक साथ एकजुट एक जगह पे लेके आना, देश के बारे में उनको प्रभावित करना, राष्ट्र के बारे में प्रभावित करना, मराठा स्पिरिट के बारे में प्रभावित करना, ये कैसे कर सकते थे? वो इतना लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में कैसे ला सकते थे? क्या पढ़ाई किया उन्होंने? हाउ डिड ही डू इट? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलते रहते थे हमेशा। मुझे ऐसे ही बनना था। मेरे दिमाग में मैंने ये लिख लिया है कि किसी न किसी दिन मुझे भी इस राष्ट्र के लिए, इस महान देश के लिए कुछ न कुछ करना है। तो आई चार्टेड आउट माई कोर्सेस कि करना क्या है, देश के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, किस में जा सकता हूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगा फौज, हिंद फौज, जो ऑनेस्टी का एक मूल स्तंभ है। द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ इंडियन आर्मी, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी हिसाब से मैं अपने आप को होन करता रहा। पर एक चीज़ इसमें, मैं फौज को ज्वाइन कैसे करें, उस टाइम मेरे पास कोई आला नहीं था, मेरे घर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो फौज में था।
ना मैं किसी को जानता हूँ जो फौज में था, तो मैं कैसे ज्वाइन करता ये मेरे को समझ में ही नहीं आता था। व्हेन आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, उस टाइम मुझे पता चला कि यूपीएससी नाम की एक एग्ज़ाम होता है जिसमें सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एंट्रेंस होता है, वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में एसएसबी होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, फिर मेडिकल होगा, फिर आप फौज में ज्वाइन कर सकते हो। सो आई वेंट थ्रू दी एंटायर प्रोसीजर। उसी हिसाब से हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, वहाँ गए, एग्ज़ाम लिखा, सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में इंटरव्यू में गए, सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में मेडिकल क्लियर किया, फिर फौज में हमने दाखिला ले लिए। आई जॉइंड दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। जब ट्रेनिंग में पहली बार पहुंचा मैं वहाँ पे, मेरे को तो दुनिया ही मतलब अजीब से लगने लग गई। इट वॉज अ टोटल चेंज फ्रॉम वॉट माई लाइफ वॉज। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सारे हर बंदा जो एकेडमी में है वो एक ही बात पे चलते हैं। वो जैसे आप वो देखते हैं, जैसे वो की देने वाले, जो की दे के चलाने वाले जो डॉल्स होते हैं, उस तरीके से चल रहे हैं। एवरीबडी इज रनिंग ऑन वन कमांड। देयर वाज सो मच ऑफ डिसिप्लिन। हर बंदा अपना डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है, हर बंदा टाइम से फॉलो करता है। मैं आया बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से। जब मैं वहाँ पहुँचा मेरे को तो समझ ही नहीं आया करना क्या है। सुबह 5 बजे ये लोग ग्राउंड पे आ जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। रात को 9:30 बजे तक हर पल कुछ न कुछ टास्क दिया जाता था। हर पल वो अपने आप को हर टास्क में माहिर करने के लिए ट्रेनिंग लेते थे। इसके बावजूद, इतना बिजी होने के बावजूद, दे यूज्ड टू फाइंड टाइम फॉर देयर हॉबीज। वो अपने आप को इतना मतलब समय से इतना मतलब अपने आप को वाकिफ रखते थे कि उनके पास फिर भी समय बचता था कि जिसमें वो गेम्स खेलते थे, अपना हॉबीज़ को परस्यू करते थे। ये चीज़ें मेरे को मतलब शॉक सा लगा मेरे को ये देख के कि ऐसा कैसा हो सकता है। हाउ कैन समबडी बी सो गुड इन टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई लर्न देयर। मैं जब आर्मी में गया था, सबसे पहले मुझे जो सीख मिली है वो है डिसिप्लिन। इसके हिसाब से कैसे हम टाइम को सेग्रीगेट कर सकते हैं, टाइम डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को सुधार कैसे सकते हैं, अपने आप को हर ढांचे में फिट कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को ड्रेस कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को किसी और के सामने प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स वर टॉट टू अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वी स्टार्टेड वर्किंग विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हर जिंदगी की हर पड़ाव से हम कुछ न कुछ सीखते थे और अपने आप को ट्रेन करते थे ताकि हम हर चीज़ के लिए सक्षम हो जाएं। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम आर्मी। मेरा पहला इंटरेक्शन इंडियन आर्मी में ये था। जब मैं आर्मी में गया था, एक अजीब सी चीज़ और था। वहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होते थे। फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आपको 5 किलोमीटर दौड़ाते थे, जिसको बोलते हैं बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हर ऑफिसर अपने पास अपना राइफल लेता था, पूरा अपना बैकपैक पिट्ठू जिसको हम बोलते हैं वो लेता था, पूरा मिला के उसके कंधे पे या उसके बैक पे, उसके पीठ पे 10 से 15 केजी का वजन होता था। इसके अलावा आपका 5 केजी का राइफल होता था। इसको लेके आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़ के जाना है और आना है और टाइम देना है। इट इज़ अ टाइम्ड रन। एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़ के पूरा करना है। चेन्नई का जगह चेन्नई था जहां हमारा एकेडमी थी। चेन्नई में तो आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। उसमें आपको पूरा बैटल फटीग्स में, पूरा रिग में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और वो भी टाइम्ड दौड़ना है। 20-25 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ के आना है। हर बंदा, आप जानते हो, हर बंदा फिजिकली फिट नहीं होता, सक्षम नहीं होता। तो हमारे ग्रुप में जो थे, सारे बंदे एक जैसे नहीं थे। कुछ बंदे अच्छे दौड़ते थे, कुछ बंदे बिल्कुल दौड़ नहीं पाते थे, कुछ बंदे थोड़ा बहुत दौड़ते थे। पर हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी है, जो हमारे सीनियर्स थे वो जब हमारी दौड़ शुरू हुई, हमारे साथ वो अपने आप को लगा के दौड़ रहे थे, हमको मोटिवेट कर रहे थे। पूरा दौड़ 5 किलोमीटर वो हमारे साथ दौड़े हैं।
जहाँ जहाँ कोई बंदा रुक जाता था उसको धक्का देके आगे बढ़ाते थे। देयर इज़ एन अमेजिंग स्पिरिट ऑफ दिस कमराडरी, जो भाईचारा बोलते हैं हम, वो भाईचारा मेरे को वहाँ देखने को मिला। एंड दिस इज़ व्हाट, ये चीज़ मैंने मेरे 3rd स्टैंडर्ड में शिवाजी के किताब में पढ़ा था। जो भाईचारा था, जिसके लिए मतलब शिवाजी ने इतना मेहनत करके अपना फौज खड़ा किया इसी भाईचारे पे, और वो भाईचारा मेरे को इंडियन आर्मी में देखने को मिला, जहाँ एक बंदा अगर गिर जाता है तो 4 बंदे उसको उठा के दौड़ के अपने डेस्टिनेशन पे ले आते हैं। ये चीज़ें एक ऐसा मेमोरीज है मेरे लिए जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे हैं। यहाँ से जब एकेडमी से जब हम पास आउट होने लगे तो हमको अपने अपने रेजिमेंट्स में हमको कमीशन मिल गया था। हर बंदा एक एक अलग अलग रेजिमेंट में जाने के लिए तैयार हो गया है। जब हम एक एक अलग अलग रेजिमेंट में जाने के लिए तैयार हो गए हैं तो मैं ये सोच के ही डर गया था कि अब ये मेरा भाई, जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे, सारे अपने अपने रास्ते चले गए हैं और चले जाएंगे। मैं अकेला एक रेजिमेंट में चला जाऊँगा, फिर मेरे को, मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता। वहाँ जाने के बाद मैं अपने आप को, फिर मुझे ये सारे चीज़ें जो एकेडमी में मैंने सीखा है वो सारे चीज़ें फिर मेरे को वहाँ दोबारा सीखना पड़ा। सीखने को मिलेगा या फिर सीखने को कोई बताएगा कि सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, ये सारे डाउट्स थे मेरे। जब मैंने मेरा रेजिमेंट में पहुँचा, टू माई शॉक आई वॉज रिसीव्ड एज इफ आई वॉज द सन ऑफ दैट रेजिमेंट। ऐसा लगा मेरे को कि मैं उस रेजिमेंट में ही पैदा हुआ हूँ। देयर वाज सच वंडरफुल वार्मथ, देयर वाज सच ह्यूज एंड अ वाइटल इमोशनल कनेक्ट, जो मेरे को ऐसा लगा, इतना अच्छा बॉन्डिंग था। जैसे मैं गया वहाँ पे, मेरे को रिसीव किया गया, मेरे को पूरा बटालियन के बारे में बताया गया है, मेरे को बंदों को दिया मेरे साथ, मेरे को पूरा बटालियन दिखाया गया है। हर चीज़ जो मेरे को नहीं आता है, जो मेरे को नहीं पता था, वो मुझे सिखाया गया है बटालियन में। तो यहाँ से शुरू हुआ है मेरी आर्मी की ज़िंदगी। और जैसे मैंने आपसे कहा, हर बंदा जो आर्मी में आता है, मेरा मकसद था शिवाजी जैसा, मतलब शिवाजी को इंस्पिरेशन लेके उस तरीके से मेरे को देश का सेवा करना है। तो हर बंदा इसी तरीके से कोई ना कोई मकसद लेके आता है, बट हर सोल्जर ये सोच के आता है फौज में कि देश के लिए कभी ना कभी मुझे लड़ने का मौका मिलेगा। तो आई गॉट इट इन माई फर्स्ट पोस्टिंग। मेरा पहला पोस्टिंग में ही मेरे को देश के लिए लड़ने का मौका मिला। हम डिप्लॉय हो गए थे ऑपरेशन मेघदूत में, जो सियाचिन बोलते हैं, वहाँ पे जो दुनिया के सबसे ऊंची बैटलफील्ड है। हमारे बिल्कुल आमने सामने हमारी होती थी, बिल्कुल हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट था। 150 गज की दूरी पे वो लोग रहते थे। अक्सर फायर एक्सचेंज होता था हमारा, खास करके जब इंडिया और पाकिस्तान की मैचेस होते थे, उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही होता था। दिवाली पे वो लोग ज़्यादा फायर करते थे। तो ये बैटल एक्सपीरियंसेस चल रहे थे। इतने में ही ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ करने की कोशिश की, और मेरे बटालियन, क्योंकि हम एक्लेमेटाइज्ड ट्रूप्स थे, उस ऑल्टीट्यूड पे या उस ऊंचाई पे आपको एक्लेमेटाइजेशन की ज़रूरत होती है, जहां आप अपने बॉडी को सक्षम बनाते हो उस ऊंचाई में लड़ने के लिए। क्योंकि मेरे बटालियन सियाचिन ग्लेशियर में ऑलरेडी डिप्लॉयड था, तो मेरे बटालियन को उन्होंने उठा के कारगिल में लड़ाई लड़ने के लिए ऑर्डर्स दे दिया था। जब हम कारगिल पहुंचे, वहाँ पे सिचुएशन पहली बार, एटलीस्ट मेरे लिए तो पहली बार था कि मैं लड़ाई, एक वॉर देख रहा था जहाँ पे पाकिस्तान इंटेंस फायरिंग कर रही थी। उनके बंदे, उनकी शेलिंग्स आते थे, उनकी आर्टिलरी फायर होता था। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहाड़ का सिरा था। इट वॉज अ माउंटेन रेंज। एक गोला कहीं गिरता था तो उस गूंज से पूरे पहाड़, ऐसा लगता था कि हर जगह से हमारे ऊपर फायरिंग आ रहा है। शायद एक ही गोला गिरा होगा, लेकिन उस एको के वजह से हमको ऐसा लगता था कि हर जगह से हमारे ऊपर फायर आ रहा है। वहाँ पे लड़ाई लड़ी हमने, और इट सो हैपेंड दैट, मतलब आई वाज सो फॉर्चुनेट, मेरे को इतना खुशी हुई जब, या फिर मेरा खुशकिस्मती समझो आप, उस लड़ाई में लड़ते लड़ते मैं ज़ख्मी हो गया था। जो हर सोल्जर चाहता है, वूंड मेडल एक ऐसा मेडल है जो हर सोल्जर अपने खून दे के कमाता है। एंड आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आई एम अ वूंड मेडल। आई वॉज वूंडेड इन कारगिल एंड सब्सिक्वेंटली इवैक्यूएटेड।
देश के लिए लड़ना मेरा मकसद था, देश के लिए लड़ा मैंने, खून बहाया वहाँ पे। फिर वहाँ से मुझे एवैक्यूएट किया गया, फिर हॉस्पिटल में रहे हम, ऑपरेशंस हुए हैं। कुछ स्प्लिंटर अभी मेरे अंदर रह गए हैं जो डॉक्टर समझते हैं कि वो उसको निकालना अभी अच्छी बात नहीं है, तो वो वहीं छोड़ दिए हैं। अभी वो होके भी 20 साल हो गए हैं। एंड फिर मेरे फौज की जर्नी में ऐसे कई वाकया होते रहे। फिर हम CI ऑप्स में चले गए हैं। CI ऑप्स के बाद हर कोना देश का फौज ने मुझे दिखाया है, देखने का मुझे सौभाग्य मिला कि हर देश का हर कोना, सियाचिन से लेके अंडमान तक, मैंने पूरा जगह हिंदुस्तान का देख चुका हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ इंडियन आर्मी दैट इट शोज एवरीथिंग। जहाँ जनता पैसा दे के खर्च करके वहाँ हिल स्टेशन वगैरह देखने के लिए जाते हैं, वहाँ हम जैसे आर्मी के बंदे मुफ्त में घूम के आ जाते हैं, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्राउड आर्मी, राइट। तो ये था मेरा फौज का ज़िंदगी। ऐसे ही चलता रहा, मुझे कमांड करने का मौका मिला, मैंने कमांड की। फिर उसके बाद में घर के कुछ हालातों की वजह से मैं प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। जब मैंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, बाहर आ गया, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। तो इस के चलते हुए मैंने एक लाइन चुना मेरे लिए, वो है स्पीकिंग, प्रोफेशनल स्पीकिंग, जिसमें मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और चेंज लीडरशिप के बारे में बताता हूँ। आज के नवयुवा जो है इन चीज़ों में बहुत जूझते हैं। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। एक बच्चा 10वीं क्लास पास करता है, उसके पास दुनिया भर का ऑप्शन है, उसको पता नहीं चलता कि करना क्या है, और उस चेंज के चक्कर में उसको समझ में नहीं आता है कि इस चेंज को अडाप्ट कैसे करूँ मैं। इन दिस एडोलसेंट एज अगर आप उस चेंज को ढंग से अडाप्ट नहीं करते हो तो बच्चा जो है गलत रास्ता अपना सकता है। इस चीज़ को कैसे वो अपने आप में डाल सकता है, अपने आप को इस हालातों से कैसे लड़ सकता है, अपने आप को इस हालातों के लिए सक्षम कैसे बना सकता है, इस चेंज को कैसे वो अपने आप में ले सकता है। सो आई टॉक ऑन दीज थिंग्स। वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चेंज जब आता है, आप जानते हो दुनिया बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ साल पहले जनरेशन गैप 10 साल का होता था, 5 या 10 साल पहले उस जनरेशन गैप को 5 साल कर दिया। हर 5 साल में एक जनरेशन बोलते हैं। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि हर साल एक जनरेशन है। इट इज़ सो फास्ट एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। सो इस चेंजिंग वर्ल्ड में हमको क्या ऐसा क्वालिटीज़ चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो जाएं या सक्सेसफुल बने, तो इस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। इस चीज़ को आप स्ट्रैटेजीज बना के अपने ज़िंदगी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुल बने अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में। इसके बारे में मैं कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पीकिंग के ज़रिए इनको समझाता हूँ कि यार ये सेट रूल्स अगर आप अपनाओगे यू विल बी मोर सक्सेसफुल। अब ऐसा नहीं है कि मैं जब शुरू हुआ था और अंत तक मैंने आराम से अपने ज़िंदगी काटते हुए यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ अभी आपके सामने खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ ना। हर इंसान, आप, मैं या कोई भी हो, हर इंसान हर समय पे कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज फेस किए होंगे। जैसे आप देखिए, अगर आपका बच्चा 10वीं पढ़ रहा है या 4वीं क्लास पढ़ रहा है, 5वीं क्लास पढ़ रहा है, उसके लिए वो क्लास बहुत टफ है। उसके लिए उस कक्षा में पढ़ना, वो किताब जो पढ़ रहा है वो उसके लिए बहुत टफ है। पर आप पास कर चुके हो, इसलिए आपको लगता है कि यार इतना आसान सी चीज़ मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, you have gone through it so it feels easy for you, but the guy who is walking through that lane feels it to be tough, right? तो हर बंदा अपने ज़िंदगी में ऐसे कष्ट झेलते हुए ही आगे बढ़ेगा, ये आप भी जानते हैं। पर मेरे ज़िंदगी में जो मैंने कष्ट झेला है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। आर्मी में जब ज्वाइन किया था, मुझे समझ में नहीं था कि आर्मी में ज्वाइन करने के बाद में लड़ाई लड़ने का मौका मेरे को इतना जल्दी मिलेगा। लड़ाई लड़ा, गोलियां लगी, स्प्लिंटर्स लगे, हॉस्पिटल में एडमिटेड था। जब आपको गोलियां लग जाते हैं या फिर स्प्लिंटर्स लग जाते हैं तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो। बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हो। आप अपने आप चल नहीं सकते, आप अपने आप दौड़ नहीं सकते,
और आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे गोले गिर रहे हैं, आप किसी भी वक्त आपको लग सकता है, तो आप सोचते हो कि यार कोई मदद कर ले, तो आप किसी के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हो कि आप अपने खुद कुछ नहीं कर पाते. So that was a situation which I faced in battlefield where I was literally looking up. मैं सोच रहा था कि कोई मेरा मदद कर देगा वरना ये मेरा आखिरी दिन है. तो ऐसे ऐसे चीज़ों में थे. जंगल में या कश्मीर की वादियों में जब आप लड़ाई लड़ते हो, आप अकेले हो. एज अ लीडर आप अकेले हो. आप जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन के ऊपर 10 या 15 बंदे जो आपके पीछे चल रहे हैं उन सब के जिंदगी निर्भर है. आपका एक गलत डिसीजन उनके लिए मौत बन सकता है, फिर उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा. आपको डायरेक्ट करने वाला, डिसीजन देने वाला, मदद करने वाला उस वक्त में कोई नहीं मिलेगा. आप अपने आप को आप ऐसे सिचुएशन में पाओगे जहां आपको स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेने का ज़रूरत महसूस करोगे आप. और अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तब भी आपके लिए नुकसान है, गलत डिसीजन लेते हो तब भी आपके लिए नुकसान है. सो आपका ट्रेनिंग जो आपने लिया है वही आपको सेल कर जाएगा. ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ जहां हमने डिसीजन लिया है, गोलियां झेली है, बस भगवान का शुक्र मानते हैं कि भाई उस टाइम हमारे लिए कोई नुकसान नहीं हुआ. फिर वहाँ से चले, हर 2 साल 3 साल में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहे. हर वारदात पे या फिर हर मौके पे अपने आप को उभर कर अपने आप को टटोलते हुए और सीखते हुए आगे बढ़ना इतना आसान बात नहीं है. बट स्टिल वी went through all those phases with intense training, the camaraderie, जो भाईचारा है हमारे बंदों का. With that we moved step after step and reached wherever I am and wherever we are, like my counterparts or my co-mates are, right? मेरे ज़िंदगी की एक ही फिलॉसफी रही है पूरी इस दौरान, कुछ भी हो जाए नेवर गिव अप. कभी ये मत सोचना कि भाई बस बहुत हो गया यार अभी छोड़ देते हैं ना. एक और कदम. जो सबसे तेज दौड़ने वाला आपके ग्रुप में, उसके पेट में भी उतना ही दर्द हो रहा होगा जितना आपके पेट में दर्द हो रहा है. आप अपना पेट के दर्द पे कंसंट्रेट करके रुक गए हो, वो बंदा पेट के दर्द जो हो रहा है उसको एक और मिनट, उसने सोचा एक और मिनट झेल लूंगा मैं, और वो फर्स्ट आ गया है. इतना ही फर्क है. सो नेवर एवर गिव अप. हमेशा ये सोच के आगे बढ़ा मैंने कि यार शायद आगे 4 कदम आगे उस मोड़ पे जो हमने सोचा वो मंजिल है, तो लेट अस वॉक 1 more feet, 1 extra step. और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है अपने आप पे विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हो. आप पे जो आपका विश्वास है, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो तो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता कुछ. Believe in yourself, have that self confidence in yourself. For that self confidence you need to be self aware.